नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे शशि थरूर और बीजेपी के बीच नई सियासी तस्वीर की, जाति जनगणना पर कांग्रेस के मोदी पर आरोपों की। देखेंगे संरक्षक मंत्री पद पर महाराष्ट्र में छिड़े सियासी घमासान को, बिहार को लेकर ओवैसी के बड़े ऐलान को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे एनसीईआरटी के सिलेबस पर बॉलीवुड एक्टर और आर माधवन के सवालों को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस, कहा किसी भी स्तर पर सुने जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई में फूंकता है जान। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली नई रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 5 मई को वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर की जाएगी सुनवाई। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर बरसी बसपा सुप्रीमो मायावती, कहा बसपा ही ओबीसी की हितैषी, बहुजन कल्याण के लिए भाजपा कांग्रेस पर भरोसा करना घातक। हरियाणा पंजाब के बीच जल बंटवारे का मामला, पंजाब सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई ऑल पार्टी मीटिंग। सीएम मान बोले हरियाणा को पानी देने का फरमान सुनाया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एजाज खान को किया तलब, हाउस अरेस्ट के अश्लील कंटेंट पर उल्लू ऐप की भी आलोचना की। शो का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पिछले काफी वक्त से पार्टी से अलग रुख अपनाए हुए हैं और इन दिनों थरूर की बीजेपी से भी नजदीकियां बढ़ी हैं। इस बीच पीएम मोदी के साथ थरूर ने केरल में मंच साझा किया, जहां मंच से पीएम मोदी के एक बयान ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया। साथ ही कांग्रेस सांसद को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी केरल के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ मंच साझा किया, जिसकी तस्वीरों ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को बाजार गर्म कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने विजयनगरम बंदरगाह के उद्घाटन समारोह में कहा, मैं सीएम को बताना चाहता हूं कि आप इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर भी यहाँ बैठे। आज के कार्यक्रम कई लोगों की नींद में खलल डालने वाला है। इसी के साथ कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने तमाम बातें कही। हालांकि उनके भाषण को स्थानीय भाषा में दोहराने वाले व्यक्ति ने इसका ठीक से अनुवाद नहीं किया। इससे प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि संदेश उन तक पहुँच गया है जिन्हें संदेश पहुँचाना था। आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज सांसद शशि थरूर ने केवल पीएम मोदी के साथ मंच ही साझा नहीं किया, बल्कि उन्हें एयरपोर्ट पर भी लेने के लिए गए। दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को केरल पहुंचे थे, जहां सीएम के साथ तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने उनका स्वागत किया। शशि थरूर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर देरी के बावजूद तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर समय से पहुंचकर प्रधानमंत्री की आगवानी की, और इस दौरान शशि थरूर के चेहरे पर जो खुशी देखी गई, उसका फायदा उठाकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक हमले बोले। गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त से पार्टी से खुद को दरकिनार महसूस करने वाले थरूर बगावती तेवर दिखा रहे हैं। कई बार थरूर पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने का आरोप लगा, तो जवाब में थरूर ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि शशि थरूर और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और अब पीएम मोदी को एयरपोर्ट से रिसीव करने से लेकर मंच साझा करने की तस्वीरों ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस घोषणा के बाद राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ मच गई है। बीजेपी से अपनी जीत बता रही, तो कांग्रेस विपक्ष का एक हथियार बता रही है। इस बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की अचानक जाति जनगणना करने की मंजूरी से देश में नई बहस के साथ सरकार और विपक्ष में श्रेय की जंग भी छिड़ गई है। जहां एनडीए में शामिल भाजपा समेत उसके सहयोगी दल इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का सामाजिक न्याय प्रमुख एजेंडा बता रहे, तो वहीं कांग्रेस इसे विपक्ष की बड़ी जीत कहकर मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार केवल जनता का ध्यान भटकाने, वास्तविक मुद्दों से दूर भागने और अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने में माहिर है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि इसके अलावा बीजेपी के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई नियत, केवल झूठ, दुष्प्रचार और नफरत की राजनीति है। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जाति जनगणना जिसे मोदी सरकार ने बरसों तक दबाने की कोशिश की, आखिरकार विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और असंख्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, संगठनों की अडिंग लड़ाई के आगे वो झुक गए। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक अहम पड़ाव है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो कल तक इसके नाम से भी कतराती थी और उपहास उड़ाने, टालमटोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, आज जनता के भारी दबाव और विपक्ष के संघर्ष के आगे झुककर जाति जनगणना कराने पर राजी हो गई। दरअसल जाति जनगणना पर मोदी सरकार के अचानक लिए फैसलों पर हर कोई हैरान है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अब समय सीमा की मांग करके मोदी सरकार को नए सिरे से घेर लिया है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना और एनसीपी के बीच रायगढ़ के संरक्षण मंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है,
जिस पर विवाद और गहराता जा रहा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी इस मामले पर बड़ा बयान देकर महायुति में टेंशन को और बढ़ा दिया। तो कैसे सियासी चक्रव्यूह में फंसी महायुति, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में तनातनी की खबरें थमने का नाम ही नहीं ले रही। सीएम फेस मंत्री पद और योजनाओं पर मचे बवाल के बीच अब रायगढ़ के संरक्षण मंत्री पद को लेकर छिड़ा विवाद तेज होता दिखाई दे रहा है। इस विवाद में शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार के बीच ठनी हुई है, जिस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने शिंदे पर कटाक्ष कर दिया। विवाद में बड़ा बयान देते हुए संजय राउत ने कहा कि गुंडों को रायगढ़ का संरक्षण मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि रायगढ़ ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जो संतुलित हो और भ्रष्टाचार से लड़ सके। अदिति तटकरे एक सक्षम मंत्री और राज्य का युवा चेहरा है। वो रायगढ़ जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुकी है और जिले को अच्छी तरह से जानती है। वो धैर्यवान है और भ्रष्ट नहीं है। ऐसे में संजय राउत के इस बयान ने शिवसेना शिंदे गुट को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि पहले ही शिंदे महायुति सरकार में खुद को हाशिए पर देख रहे हैं और वह किसी भी हाल में रायगढ़ में अपने मंत्री को पद पर काबिज करने चाहते हैं, जिस पर पिछले काफी वक्त से विवाद गहराया हुआ है। बताते चले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री और एनसीपी नेता अदिति तटकरे को जिले के संरक्षण मंत्री नियुक्त किया था। इस कदम से शिवसेना नाराज हो गई, क्योंकि उसकी पार्टी नेता और रोजगार गारंटी मंत्री भरत गोगावले भी इस पद के लिए दावेदारी कर रहे थे। इसके बाद फडणवीस ने निर्णय स्थगित कर दिया, लेकिन बीजेपी और फडणवीस का झुकाव एनसीपी नेता अदिति तटकरे की तरफ ही है। हाल ही में रायगढ़ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने तटकरे के घर पर लंच भी किया था। अब ऐसे में विपक्ष भी महायुति में मचे घमासान के मजे लेने में लग गया है। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक हलकों में शोर मचा हुआ है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है, जिसने जेडीयू से लेकर आरजेडी और कांग्रेस तक हर किसी को टेंशन में डाल दिया है। तो कैसे ओवैसी बिगाड़ने वाले हैं बिहार का सियासी खेल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी तो एक एमएलए वाली एआईएमआईएम पार्टी ने भी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दांव चलते हुए ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी बिहार में सक्रिय रूप से चुनाव लड़ेगी और पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी। इतना ही नहीं, ओवैसी ने बहादुरगंज से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया और वहां जल्द ही जनसभा भी करने वाले हैं, जिसने बिहार की सियासत में नया माहौल बना दिया है। दरअसल इस बात से हर कोई वाकिफ है कि असदुद्दीन ओवैसी चुनावी राज्य में किस तरीके से वोटों की सेंधमारी करके राजनीतिक गणित को पलटते हैं, और यही वजह है कि बिहार को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान से जेडीयू से लेकर आरजेडी और कांग्रेस तक को टेंशन हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी के ऐलान से इंडिया गठबंधन को तो फर्क पड़ेगा ही, साथ ही इसका असर नीतीश कुमार की जेडीयू को भी झेलना पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो ओवैसी का फोकस सीमांचल पर होगा। बता दें, सीमांचल बिहार का सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम बहुल इलाका है, जिस पर प्रशांत किशोर से लेकर कांग्रेस और खुद नीतीश कुमार का फोकस है। सीमांचल के 4 जिले, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया शामिल है और सभी मुस्लिम बहुल इलाके, और यहाँ मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। ये चारों लोकसभा सीट इस हिसाब से सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में ओवैसी के ऐलान ने राजनीतिक दलों को नई टेंशन दे दी है। एनसीईआरटी की किताबों को लेकर फिर एक बार विवाद शुरू हो गया है। एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं के सिलेबस से मुगलों और दिल्ली सल्तनत से संबंधित सभी संदर्भ हटा दिए गए, जिस पर बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में अब बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने भी इस पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद इस पूरे मुद्दे पर बहस और तेज हो गई है। हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं के इतिहास की किताबों से मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े सभी संदर्भों को हटा दिया गया, जबकि इसकी जगह पर भारतीय राजवंशों, महाकुंभ, मेक इन इंडिया, अटल सुरंग और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नए संदर्भों को जोड़ा गया, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इतिहासकारों और विरोध करने वालों का कहना है कि देश में जिस तरह से माहौल चल रहा है, उससे मुगलों को गायब करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में इस मुद्दे पर कई लोग अपनी राय रखकर विरोध जता चुके हैं और अब इस कड़ी में बॉलीवुड एक्टर आर माधवन का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने पूछ लिया है कि एनसीईआरटी का इस सिलेबस किसने तय किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी पूछा कि मुगलों के ऊपर 8 चैप्टर्स और चोल साम्राज्य की विरासत को सिर्फ एक चैप्टर में क्यों बताया गया। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आर माधवन ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की और कहा कि मुझे पता है कि अगर मैं ये बात कहूँगा तो मुझे आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा। जब मैंने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी थी तब मुगलों के ऊपर 8 चैप्टर्स थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता पर 2 चैप्टर्स थे। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम पर 4 चैप्टर्स थे और दक्षिण राज्यों चोल, पांड्य, पल्लव और चेरा पर सिर्फ 1 चैप्टर था। अंग्रेजों और मुगलों ने हम पर करीब 800 साल तक राज किया, लेकिन चोल साम्राज्य की विरासत 2400 साल पुरानी है। चोल वंश समुद्री यात्रा और नौसेना शक्ति के मामले में सबसे आगे थे। उनका व्यापार रोम तक फैला हुआ था और उन्होंने अपनी समुद्री बेड़े के जरिए अंगकोर वाट, कंबोडिया तक मंदिर बनवाए थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को चीन तक पहुंचाया था। कोरिया में आज भी तमिल भाषा के कई शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो इस बात का संकेत है कि तमिल संस्कृति वहां तक पहुंची थी।
लेकिन इतनी महान और समृद्ध विरासत को हमारी किताबों में सिर्फ एक चैप्टर में सीमित कर दिया गया। इस तरह माधवन ने एनसीईआरटी में हुए इस बदलाव पर कई सवाल पूछ लिए, जो कि लाजमी है, क्योंकि यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है कि इतिहास चाहे अच्छा हो या बुरा, इतिहास इतिहास होता है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।